हाँ तो मोहित, आवाज आ रही तुम्हें? आवाज आ रही है मेरी मोहित? मोहित आवाज आ रही है? सर। आ रही है क्या? यस सर। ठीक है चलो। क्या वन नहीं आई वो आज भी? रिया श्रुति दोनों क्लास चल रही है फिजिक्स की। चली रही है क्या अभी? हम्म। फिर क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए? रुक जाओ सर 2 मिनट। ठीक है चलो, वेट करता हूँ। अभी क्या रिया? तो अभी फिजिक्स की क्लास होती है? तुम क्लास कैसे नहीं लेती हो? सर मेरे को समझ ही नहीं आता तो मैं बीच में ही छोड़ देती हूँ। और क्योंकि तुम छोड़ देती हो इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा है, बीच बीच में ही छोड़ देती हो, दोनों ही है रिलेशन। अरे सर समझ नहीं आ रहा था ना इसलिए फिर नहीं ली मैंने क्लास। समझने की कोशिश कब करी तुमने? पहले ही स्टार्टिंग में 2-3 क्लासेस छोड़ दी थी। नहीं मैंने सारी ली थी, मेरे को है ना वो जो फर्स्ट वाली है ना वो तो क्लियर थी लेकिन उसके बाद से समझ ही नहीं आ रहा था। तो पूछना चाहिए ना, छोड़ना तो क्या सोल्यूशन है फिर उससे? छोड़ना तो कहाँ सोल्यूशन है? छोड़ने में तो सेकंड वाली में क्या था, इंडिपेंडेंट इवेंट ही तो थी, उसमें क्या समझ में नहीं आया? बोलो, इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या समझ में नहीं आया था? आवाज आ रही मेरी रिया? यस सर। क्या समझ में नहीं आया इंडिपेंडेंट इवेंट में बताओ? सर मुझे तो वो पूरी समझ नहीं आई थी। तो फिर पूछना चाहिए ना। वापस से बताऊं क्या वो चीज में? एक बार बता दो। इंडिपेंडेंट इवेंट ही था ना, और तो कुछ नहीं था उस वाले सेक्शन में? और कुछ पढ़ाया था क्या 13.1 से पहले? मोहित एक बार बताओ, या केवल इंडिपेंडेंट इवेंट ही वो था? तो एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी उसके बाद ये। एडिशनल तो 13.1 में है। हाँ वो तो आ गई थी। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है? कोई भी दो चीजों को अपन इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं? जब एक का दूसरे पर कोई रिलेशन नहीं हो, दूसरे से बिल्कुल डिपेंडेंट हो, है ना? मैथमेटिक्स के टर्म में बात करें, अपन बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटीज के टर्म में बात करेंगे। भाई दो चीजों को अपन इंडिपेंडेंट कब बोलते हैं? जब एक का दूसरे पे कोई किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं हो, है ना? कि एक के होने और नहीं होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं कार्ड ड्रॉ करता हूँ, 2 कार्ड मेरे को ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना? यहाँ समझना, 2 कार्ड ड्रॉ करने, टोटल जो 52 कार्ड्स है इनमें से दो तरीके बताता हूँ यहाँ पे। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि आपको जब कार्ड ड्रॉ करने हैं, इसमें कंडीशन है विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे कंडीशन है कि आपको कार्ड ड्रॉ करने हैं 1 बाई 1, है ना? 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं, कैसे करने हैं? 1 बाई 1, एक के बाद में एक ड्रॉ करना है, दोनों को साथ में ड्रॉ नहीं करना, 1 बाई 1 ड्रॉ करने हैं। और ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक कार्ड ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद में दूसरा कार्ड ड्रॉ करना है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है अपने पास में, कि एक तो विद रिप्लेसमेंट करना है, यानी कि आपने जो कार्ड निकाला है पहली बार में वो वापस रख देना है। दूसरी बार, दूसरी बार में क्या करना है अपने को? जो कार्ड निकाला है वो वापस से रिप्लेस नहीं करना है। ये वाली चीज आगे, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो इवेंट मान लेते हैं अपन। दो इवेंट क्या है? एक तो ए और बी, दो इवेंट रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट कार्ड का ड्रॉ ना, है ना? ड्रॉइंग ऑफ फर्स्ट कार्ड,
ड्रॉइंग ऑफ फर्स्ट कार्ड और बी है ड्रॉइंग ऑफ सेकंड कार्ड। तो दोनों इवेंट एक साथ में होगी, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली तो दो चीजें जो अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था 11th क्लास में, उसमें जब दो इवेंट को एक साथ में करवाना होता है तो दोनों की जो तरीके हैं होने के उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। मान लो एक तरीका मैंने बताया था तुम्हारे को कि लेट सपोज यहाँ है केकड़ी से जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने के ये दो रास्ते हैं, आगे फिर जयपुर टू दिल्ली जाने के 3 रास्ते हैं। तो कितने टोटल वेज कितने हो जाएंगे? इवेंट ए और इवेंट बी है। इवेंट ए रिप्रेजेंट कर रही है केकड़ी टू जयपुर की ट्रेवलिंग और जयपुर टू दिल्ली की ट्रेवलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है इवेंट बी। तो यहाँ पे इवेंट ए जो है वो कितने तरीके से हो सकती है? 2 तरीके से हो रही है, 2 वेज इसके होने के। और इवेंट बी जो है वो कितने तरीके से हो रही है? 3 वेज है। तो आपको केकड़ी से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हो गए टोटल? यानी कि केकड़ी से दिल्ली जाने के लिए आपके पास में दोनों इवेंट का एक साथ में होना जरूरी है। तो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन रूल कि दोनों इवेंट को साथ में कर रहे हो, साथ में होना ही है। तो फिर उसके तरीके कितने हो जाते हैं? दोनों के जो इसके एम वेज है, इसके एम वेज हो जाएंगे एन वेज, ठीक है ना। अगर मान लो दोनों में से एक होती है, साथ में हो ही नहीं सकती। मान लो कुछ इवेंट के इस तरीके से कि इवेंट ए जो है उसके होने के एन तरीके हैं, इवेंट बी है उसके होने के एन तरीके हैं, बट दोनों साथ में नहीं हो सकती। या तो ए होगी या तो बी होगी। तो ए और बी के होने के कितने तरीके हो जाते हैं फिर? एम प्लस एन, ठीक है, बोलो। यस सर। यही होता है ना कि या तो ये वाली चीज होगी या तो ये वाली चीज होगी। तो ये इतने तरीके से हो सकती है, ये इतने से तरीके से हो सकती है। तो दोनों में से एक जो है वो कितने तरीके हो जाएंगे? तो ये मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट रूल अपन ने पढ़ा था, सॉरी एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल अपन ने पढ़ा था, उसका भी यूज है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं विद रिप्लेसमेंट। आपको अल्टीमेटली तो दोनों ही कार्ड चाहिए, यानी कि इवेंट ए दैट इज फर्स्ट कार्ड का ड्रॉ होना और इवेंट बी यानी कि सेकंड कार्ड का ड्रॉ होना, ये दोनों इवेंट साथ में होनी चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। तो इस केस में जबकि आप रख रहे हो, अब मैं बात कर रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। आपको एक स्पेड मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द स्पेड, दोनों स्पेड मिले, गेटिंग बोथ स्पेड्स। या फिर ऐसे समझते हैं इसको। अच्छा देखो, दोनों स्पेड निकालने मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इस केस में देखते हैं, दो स्पेड मतलब टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं टोटल 52 इनमें से। अब जब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो पहले ड्रॉ में स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट ड्रॉ में स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो, फर्स्ट ड्रॉ में स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कितने होते हैं? अरे बोलो, स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ नॉर्मल। बोलो बोलो रिया। सर 13। 13 तो फेवरेबल है। और तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फर्स्ट ड्रॉ में स्पेड आने की? 13/52। 13/52, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट ड्रॉ, यानी कि इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली अपन ने। अब इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी मतलब सेकंड ड्रॉ में स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जबकि आपने उसको जो कार्ड निकाला था उसको वापस से रख दिया, अब वापस से 52 हो गए, वापस से स्पेड जो है वो 13 हो गए। तो इवेंट, ये तो इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सेकंड में स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? उसमें भी फिर 13/52 ही तो होगी। 13/52 हो जाएगी। और याद रखना अपन निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे? अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का स्पेड आना, यानी कि इवेंट ए और बी, ए एंड बी के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यस सर। बोलो। तो यहाँ पे देखो सेकंड कार्ड के जो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या वो डिपेंड कर रही है कि पहला कार्ड स्पेड आया है या स्पेड नहीं आया है? क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वापस रख दिया है उसको, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता, मान लो इस केस पे फर्स्ट कार्ड के स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट कार्ड के
स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 13/52, लेकिन 13 उसकी अपॉन फिर 52। 12/52 हो जाएगी। बट हाँ, अगर देखो अब सेकंड कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो डिपेंड करती है कि फर्स्ट कार्ड स्पेड आया है या नहीं आया है। अगर मान लो फर्स्ट कार्ड स्पेड आ गया, तो सेकंड कार्ड के स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी बचेगी? अगर फर्स्ट कार्ड स्पेड आ चुका है, तब सेकंड कार्ड के स्पेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 12/52। 12 अपॉन 51। टोटल भी तो 51 बचेगा, हाँ, 112 चल चुका। 51, सॉरी। तो अब ये दोनों इवेंट जो है ना, फर्स्ट कार्ड का ड्रॉ करना और सेकंड कार्ड का ड्रॉ करना, ये डिपेंडेंट है। अच्छा, ये तो इस केस में होगी, ये कब निकाली तुमने? सेकंड कार्ड के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी 12/51 है, जबकि पहला वाला कार्ड स्पेड आ चुका है। अब मान लो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि पहला वाला कार्ड स्पेड नहीं आया है, कुछ और आया है, तब सेकंड कार्ड के स्पेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तब तो 13/51। 13/51 है, क्योंकि एक कार्ड तो बाहर निकला है लेकिन वो स्प्रेड नहीं निकला है। तो अब देखो, ये जो सेकंड कार्ड के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो डिपेंड कर रही है कि पहले वाले कार्ड की प्रोबेबिलिटी पे, पहले वाला कार्ड क्या आया है। तो यहाँ पे ये जो दोनों इवेंट है विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में, इवेंट ए और इवेंट बी, ये डिपेंडेंट है कि यहाँ पे दूसरी वाली जो प्रोबेबिलिटी वो डिपेंड कर रही है पहले वाली की प्रोबेबिलिटी पे, कि अगर पहला वाला स्प्रेड आ गया तो कुछ और रिजल्ट देगा, ठीक है ना, और पहला वाला स्प्रेड नहीं आया तो कुछ और रिजल्ट देगा, जबकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आया समझ में? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो इस केस में जो इवेंट ए और इवेंट बी है, ये डिपेंडेंट है। यहाँ पे दोनों इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यस सर। तो अब अपन ने ये चीज प्रूव करी थी कि कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो चीज है, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट बी हो चुकी हो, सेकेंड कार्ड के स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी जबकि फर्स्ट कार्ड स्पेड आया है या नहीं आया है। अभी अपने इधर वाला जो केस लिखा था इंडिपेंडेंट वाला, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि जो इवेंट बी है, मतलब मान लो बी जो फर्स्ट कार्ड का ड्रॉ है वो हो, उसमें स्पेड आया है नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो वैसे भी उतनी आनी है जितनी, चाहे वो इवेंट उसमें स्पेड आया हो या नहीं आया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी आनी है जितने की भले ये वाला कार्ड ड्रॉ करते अपन या नहीं करते, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट बी हो चुकी हो, वो उतनी आती है जब अपन नॉर्मल कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ए की इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालते हैं। इसका यही मतलब हुआ ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है। और इसके लिए अपने एक एग्जांपल भी देखा था स्टार्टिंग में। अगर अभी तुम्हारे पास में एक एग्जांपल है तो दो हेड वाला एक एग्जांपल किया था, जब तीन कॉइन को एक साथ में टॉस करते हैं तो एटलीस्ट 2 हेड आने का, ऐसा कुछ निकाला था। अगर है तो अभी वापस से रेफर कर लो जल्दी से। है क्या तुम्हारे पास में नोटबुक वगैरह कुछ? में यस सर लिखा हुआ है। तो देखो एक बात, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट ही किया था ये वाला, जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा ही था यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन करवाया था तुम्हें स्टार्टिंग में, तो क्या निकाला था उस क्वेश्चन में, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, एक बार क्वेश्चन बताओ। सर वो ये है कि इन द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस find the probability of getting at least 2 heads if it is given that first coin shows head. एक तो ये निकाला था, और एक नॉर्मल कंडीशन में भी निकाला होगा मेरे क्वेश्चन, नॉर्मल में भी एटलीस्ट नॉर्मल में देखो कौन सा? ये तीन वाला, हाँ, वाला था ना, getting at least 2 heads और फिर head बस shown इतना ही था on क्वेश्चन। first. एक मिनट को देखो, हेड हेड हेड, और एक होता है हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, 8 हो गए। एटलीस्ट 2, क्वेश्चन क्या था एक बार बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी हमने को? एटलीस्ट क्या था बताओ एक बार। At least 2 heads. और क्या दे रखा है, फर्स्ट पे हेड आना है ना। फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट कॉइन पे हेड हो। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दो इवेंट मैंने लिखी है यहाँ पे, इवेंट ए मैंने लिखी है एटलीस्ट 2 हेड आना, और इवेंट बी लिखी है मैंने फर्स्ट कॉइन जो है वो हेड शो कर रहा है, हेड शो ऑन द फर्स्ट कॉइन। ये दो इवेंट मैंने लिखी है।
अब मैं एक बार तो क्या कर रहा हूँ, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि बी इवेंट कुछ है, केवल इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूंगा तुम्हें बिना किसी कंडीशन की। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कि आपने कंडीशन ही नहीं लगाई है, कोई इवेंट दे ही नहीं रखी है ना, इतना ही क्वेश्चन होता। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकालते तुम? एटलीस्ट 2 हेड मतलब या तो 2 या तो 3 हेड, यानी कि ये आ जाएगा 1 2 3 4, बाकी क्या आएंगे? 4 आउटकम्स हो गए। और टोटल 4 8 है, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी इसकी। यानी मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ रही है? 1/2 आ रही है नॉर्मल कंडीशन में। कंडीशनल नहीं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। अब मैं निकालता हूं इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि एक और इवेंट है मेरे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जबकि ये गिवन है कि इवेंट बी तो हो चुकी, यानी कि आप आपके पास अब आपके बार आपके पास में जो सैंपल स्पेस है वो रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस है, छोटा हो गया सैंपल स्पेस, क्योंकि इसने कहा है कि इवेंट बी तो हो चुकी है। आपको केवल उन्हीं पे फोकस करना है जिन जिन पे फर्स्ट वाले पे हेड आ चुका है, यानी कि बाकी की आप बात ही मत करो, 1 2 3 4 की बात करोगे अब क्यों? ठीक है, बोलो। यस सर। आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 की, कब? जबकि इवेंट बी हो चुकी है, इट इज गिवन। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी आई है अपने पास में? एटलीस्ट 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बोलो, कितने में एटलीस्ट 2 हेड दिख रहे हैं इनमें से जिनमें मैंने सर्किल बनाया? 3 में ही है। 3 में तो 3/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल कंडीशन में और इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जबकि कोई और इवेंट की के साथ में कंडीशन अटैच की गई है ना, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी जबकि इवेंट बी हो चुकी है, तो दोनों अलग अलग आ रही है। यस सर। इसका मतलब ये दोनों इवेंट आपस में डिपेंड कर रही है, जब भी तो इसके होने और नहीं होने का इस पे कोई फर्क पड़ रहा होगा। यस सर। तो यानी कि ये जो इवेंट है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, यस सर। ए और बी इस केस में डिपेंडेंट है। अगर ऐसा नहीं होता कि इवेंट बी के होने का इवेंट ए पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो फिर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बी गिवन में भी वही आनी चाहिए थी जो पहले आई थी, 1/2 आनी चाहिए थी। सर ठीक आगे है, भी कोई इंडिपेंडेंट इवेंट समझ। और अब उसके लिए कंडीशन ये थी, 2 कंडीशन, और उसके बाद में इन्हीं से अपन ने कुछ रिजल्ट निकाले थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जानी चाहिए। और यहाँ पे साथ में दोनों की कंडीशन को, एक ही होता है और दूसरा ये भी होना चाहिए, दोनों साथ में है, ध्यान रखना। दोनों साथ में जब ट्रू होते हैं कि ये किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी। अब इन दोनों से कंक्लूजन निकालते हुए अपने ये निकाला था फिर, और इसमें कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो भी 0 नहीं होनी चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बी 0 होगी तो ये डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि इसमें डिवाइड पे आता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और अगर ए 0 है तो ये डिफाइंड नहीं होता। इसलिए अगर इन दोनों से अपने ये कंक्लूजन निकाला है तो ये तभी वैलिड है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों ही 0 नहीं होने चाहिए। अपन यूज हमें इसी चीज का करते हैं इवेंचुअली इंडिपेंडेंट का यूज करने के लिए, लेकिन आई डेफिनेशन इन दोनों से, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी दोनों 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंडिपेंडेंट है, डायरेक्ट बोल देते हैं। और मतलब जो है कहानी वो पीछे की है, बता दी मैंने। ठीक है, यस सर। और ऐसा कब होता है इसका एक एग्जांपल भी हमने किया था, अगर तुमने नोट कर रखा है तो एग्जांपल देख लेना। एक कोई कार्ड वाला ही क्वेश्चन था, 4 एस है, एस किंग का ड्रॉ होना, पता नहीं ऐसा कुछ एग्जांपल था। ठीक है, यस। अब रिवाइज करना और सारे जो वो नोट्स है, रिमार्क जो मैंने देखे हैं वो भी देखना कि ये फिर इस कंडीशन में ये हो जाती है साथ में कि अगर मान लो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकती, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती इस केस में। ठीक है, अगर ए और बी दोनों सेम सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर अपन ने इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट, अब पढ़ना जो सारी चीजें हैं उनको। आ गया क्या अब तो समझ में? यस सर। उस दिन भी यही चीजें समझाई थी मैंने। बोलो क्या हो गया? अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना 13.2 के।
ओके सर। अब आज क्या पढ़ाना होगा? आज अपने को देखना है एक क्वेश्चन के वापस से जो मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ आपको, उनमें से एक का आंसर मैं बताऊंगा और एक का आंसर अपने को अभी नहीं मिल पाएगा, तो इस क्वेश्चन को याद रखा करो। जैसे मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी तो एक क्वेश्चन लिखवाया था, वो क्वेश्चन इसलिए कि ताकि आपके आगे की जो चीज है उसका रेफरेंस बन जाता है एक, कि क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से अपने को एक नए फॉर्मूले की जरूरत पड़ी है। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे अपन, देखो एक क्वेश्चन लिखेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि एक आंसर तो अपने को अभी मिल जाएगा जितना अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट वगैरह पढ़ ली है, और एक आंसर की और अपने को दो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही रेफरेंस के है दोनों क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से बना देता हूँ, दो बेग है अपने पास में, बेग 1 और बेग 2। ये है बेग 1 और ये है बेग 2। ये जो बेग 1 है इसमें 5 रेड बॉल्स है और यहाँ पे 10 ब्लैक बॉल्स है। बेग 2 में 3 रेड बॉल्स और 7 ब्लैक बॉल्स है। जो दो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ दोनों के लिए ये वाली चीजें तो सेम है, कि पहले वाले बेग में 5 रेड और 10 ब्लैक बॉल है और दूसरे वाले बेग में 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स है। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा नॉर्मल ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले इन दोनों क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन में तो पूछूं कि यहाँ पे बेग 1 और बेग 2 दोनों के जो सॉल्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी है, भाई आप देखो इसमें कैसे प्रोबेबिलिटी निकालोगे। मान लो मैं तुम्हें पूछूं कि रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो पहले तो बेग 1 और बेग 2 को सेलेक्ट करोगे कि ये वाला बेग लिया है, फिर उसके बाद में जाओगे पर्टिकुलर, मतलब ये चीज मैंने आपके सामने बनाई होगी इस तरीके से। मैं वापस से बता दूं कि यहाँ पे ये है बेग 1 और ये है बेग 2। तो पहले तो बेग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी एक बेग को, दोनों बेग को, दोनों में से। तो बेग को सिलेक्ट, बेग 1 के सिलेक्ट होने की कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे? 1/2, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब इस वाले बेग में ये सीन है कि इस वाले बेग में 5 रेड बॉल्स है और 10 ब्लैक बॉल्स है, और इस वाले बेग में 3 रेड बॉल्स है और 7 ब्लैक बॉल्स है ना। तो जो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है, वो रेड बॉल कितने तरीके से आ सकता है कि पहले तो बेग 1 का सेलेक्ट हो जाए और फिर उसमें रेड बॉल के आने की हो जाएगा 1/2 इंटू 5/15। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि बेग 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। इसका मतलब समझ आ रहा है, B1 इंटरसेक्शन R, यानी कि बेग 1 का सिलेक्शन हो फिर उसमें रेड, भाई रेड बॉल तो दो तरीके से आ सकती है ना, बेग 1 में से आ सकती है, बेग 2 में से आ सकती है। तो बेग 1 में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बोलो? 5/15 है ना। हाँ नहीं, ये तो हो गई इस वाले बेग में से, जबकि बेग 1 का इसका सिलेक्शन भी तो हो चुका है। बेग 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंटू 1/2 इंटू, मैं पहले यही तो 1/2 बोली थी। अच्छा 1/2 इंटू 5/15 ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये बात समझ में कितना आ जाएगा आंसर? 5/30 आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझो कि अगर मैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, इसका आंसर नहीं मिला है अभी तक अपने को। ये तो सिर्फ ना बैग 1 में से है रेड बॉल में आने से की। रेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो अब सर बैग 2 और को चांस भी ऐसे निकाल के फिर ऐड कर देंगे क्या रेड बॉल के लिए? हाँ ऐड कर देंगे दोनों को, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकती, कि या तो इवेंट या तो बेग 1 में से आएगी या तो ये वाला काम होगा, बेग 1 में से रेड आएगी या तो बेग 2 में से रेड आएगी, इसलिए दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको समझने की कोशिश करना, कि जहाँ पे दोनों चीजें एक साथ में नहीं हो सकती है वहां पे ऐड करना होता है, कि या तो ये होगी या तो ये होगी। और इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, B1 और R1 को? इसका तो मैंने पहले ही समझा दिया था कि पहले ही बेग 1 के चांसेस 50% है और उस 50% में से भी जो रेड के आने की प्रोबेबिलिटी है वो 5/15 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है ना। Yes, इसी sir. तरीके से रेड बॉल के बेग 2 में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 Into इंटू 10/15. 3/10। अच्छा, इसमें सेकंड बैग में। हाँ. तो ये आ गया 3/20। तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, तो यार रेड बॉल जो है वो दो तरीके से आ सकती है, या तो वेग 1 में से आ सकती है या तो वेग 2 में से आ सकती है, यानी कि या तो ये वाली चीज हो सकती है या फिर ये चीज हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसी प्रोबेबिलिटी को टोटल प्रोबेबिलिटी कि ये जो अपने निकाला ना इस तरीके से, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की, जिसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, कई सारे सिलेक्शन है। मान लो यहाँ तो 2 ही वेग और भी 3 वेग होते और तीनों में एक और वेग ऐड कर देता मान लो, फिर 1/3 हो जाती। फिर अपन जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना रेड बॉल आने की, वो है ये प्रोबेबिलिटी है कि जब किसी पर्टिकुलर वेग की बात हो रही है ना, ये रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी जबकि वेग 1 का सिलेक्शन हो चुका है, सॉरी वेग 1 का सिलेक्शन और रेड बॉल दोनों ही साथ में है ना। अब यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, मेरे को यहाँ पे याद आ गई, इसका आंसर तो B1 इंटरसेक्शन R का आंसर, मोहित तुम हो ना, मोहित, अरे मोहित यस सर। सुनाई दे रहा है ना सब कुछ, यस सर। ठीक है। तो ये देखो कि इस वाली चीज में कि जब वेग 1 का सिलेक्शन भी हो चुका है और रेड बॉल भी आनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो इतनी है, लेकिन अगर तुम्हें मैं पूछूं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन B1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आई है तुम्हें, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बता दो करो। R given B1 मतलब बोलो, मतलब क्या है इसका कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि वेग 1 का सिलेक्शन हो चुका है, हो चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोलो। वेग 1 का सिलेक्शन हो चुका है मतलब ये वाली इवेंट तो हो चुकी है, तो अब आपके पास में जो काम की चीज है, जो आपका सैंपल स्पेस है, रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस, वो तो इतना ही बचा है ना। अब इसमें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/15. 5/15 ये है, ठीक है ना। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, इसमें और इसमें दोनों का मतलब अलग अलग है। वैसे भी अगर आपको, हाँ एक और चीज मैंने बताई थी, सर अरे सर बैग 1 में से तो हो चुका तो बैग 2 लेंगे ना। क्या यार कमाल कर रहे हो तुम, वेग 1 का सिलेक्शन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि अब आपको फोकस जो करना है वो इसी वेग पे करना है। ये अलग ही क्वेश्चन कहां से आ गया तुम्हारे दिमाग में, जब 13.1 भी कर ली 13.2 भी कर लिए। इवेंट ए गिवन बी का मतलब क्या होता है कि अब आपको इसका सिलेक्शन हो चुका है, मतलब इसी में से देखना है कि कोई कोई भी मान लो कोई पर्सन है तो उसने आपको वेग 1 आगे दे दिया, इसमें से निकाल के बताओ, इसका मतलब ये है। वेग 1 का सिलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसको सिलेक्शन को साइड कर दिया अपन, क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन इतना लेट कैसे आया तुम्हारे दिमाग में, तो ये वाली चीजों में डिफरेंस समझ में आया, इन दोनों का मतलब अलग अलग है। और अलग अलग तो क्यों नहीं होगा यार, इनमें रिलेशन क्या होता है पता है तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन बी जो है वो तो इसकी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, इसकी इक्वल होती है, बोलो। तो ये दोनों आपस में सर कैसे इक्वल हो जाएगी फिर, सर हाँ हाँ बोलो। सर एक बार बताना, आपने क्या बताया, मेरे कॉल आ गया था पापा का इसलिए। यही वाली चीज बताइए मैंने, तो जब तक आए तुम तब तक तो ज्वाइंट ही थी, ये वाली चीज बताइए कि ये वाली प्रोबेबिलिटी इसकी इक्वल नहीं होती है, ये प्रोबेबिलिटी तो ऑफ आ आर गई गिवन थी मेरे को B1, समझ। हाँ बस यही बताया है ना। तो कि दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, और दोनों अलग अलग होनी भी है, कि अपन ने जो एक फॉर्मूला देखा था ना आर गिवन B1, इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, ये फॉर्मूला याद है, यस सर। बोलो। हाँ तो अब ये दोनों चीजें कैसे इक्वल हो सकती है, ये वाली और ये वाली,
ये भी तो है साथ में क्वांटिटी। यही मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा था कि इसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। बेग 1 का सिलेक्शन होने के बाद में उसमें से निकालना, मतलब बेग 1 का सिलेक्शन भी करना है आपको, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और फिर उसमें से रेड बॉल देखनी है। इसमें ये बोल रहा है कि बेग 1 का सिलेक्शन तो हो चुका, आपके पास में जो अब है वो बेग 1 ही है, उसी में से निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है फिर ऐसे। क्लियर है बिल्कुल चीजें यहाँ तक? Yes, sir. तो अब मैं तुम्हें यही पे लगे हाथ एक और चीज बता दूं कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना ना, यही वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो अपन अभी, चलो बता ही देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ये जो मैं लिख रखा है ना उधर, इसको अगर अपन फॉर्मूले से निकालते तब भी आंसर तो सेम ही आता। इसका आंसर जो मैंने लिखा है वो है 5/15 आया है ना। अब देखते हैं कि अगर इसका फॉर्मूले का यूज करता मैं, चीजें तो सेम ही रहेगी, चेंज थोड़ी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर गिवन B1, इसका फॉर्मूला बताओ आप मेरे को, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका हो जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन B1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। ये होता है, ठीक है ना। और आर इंटरसेक्शन B1 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी अपने अभी अभी? आर इंटरसेक्शन B1 की प्रोबेबिलिटी मतलब बेग 1 का सिलेक्शन, 5 उसमें से अपॉन आर 30, 5 अपॉन 5/30, 30, सॉरी 5/30। तो इसको डिवाइड किससे करना है? 1/2। तो ये भी आ जाएगा 5/15, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इसे निकालो या फिर डायरेक्ट आपके जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे निकालो। अब अपन करते हैं जो 2 क्वेश्चन में पूछ रहा था तो मैं उनकी बात। और ये जो है ये वाली चीज टोटल प्रोबेबिलिटी का अपन फॉर्मूला प्रूव करेंगे, लेकिन आपको पहले से ही समझ में आ गई है जो मैंने बताई थी ना कि रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड बॉल के बेग 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो कई सारे टर्म है कंफ्यूज होने के लिए। रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी जबकि बेग 1 का सिलेक्शन हो चुका है, एक चीज तो ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक है कि बेग 1 में से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को चीजों को समझ पा रहे हो? बेग 1 में से रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी मतलब B1 इंटरसेक्शन आर, बेग रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी जबकि बेग 1 का सिलेक्शन हो चुका है मतलब आर गिवन B1, ये निकालना है। और एक है केवल रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। जब रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी है तो रेड बॉल 2 तरीके से आ सकती है, बेग 1 में से आ सकती है, बेग 2 में से आ सकती है। तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड करना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन आर को और प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटरसेक्शन आर को आपको ऐड करना होता है, क्योंकि ये 2 पॉसिबिलिटी है रेड बॉल आने की। तो इस चीज को बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका अपन अभी फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, ठीक है। Yes, sir. अभी क्वेश्चन जो लिख रहा था वो क्वेश्चन लिख देता हूँ दोनों के लिए। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि क्या करना है आपको, पहले तो बेग का सिलेक्शन करना है फिर बॉल का सिलेक्शन करना है, इस तरीके से चलेगी प्रोसीजर कि पहले आपको बेग का सिलेक्शन करना है, फिर बाद में उसमें से जो भी बेग आएगा उसमें से बॉल का सिलेक्शन करना है, ठीक है। पहला काम ये करोगे फिर बाद में आप ये काम करोगे, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। पहले आप बेग सेलेक्ट करोगे फिर आप बॉल सेलेक्ट करोगे, पहला काम मतलब सही जाने का तरीका यही है, पहले बेग सेलेक्ट करो फिर बॉल सेलेक्ट करो। क्यों लिखवाया है, क्यों बताया है, ये भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन के बाद। देखो अपन देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये वाला सिनेरियो है 5 रेड 10 ब्लैक बेग 1 बेग 2, जहाँ पे बेग 1 और बेग 2 दोनों के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये चीज भी दोनों के लिए सेम ही है। सिलेक्शन ऑफ any of the bags is equally likely। क्या मतलब होता है इक्वली लाइकली का? बोलो, इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है? मतलब वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। इक्वली लाइकली का क्या मतलब होता है मोहित? हाफ हाफ, हाँ इक्वली लाइकली दोनों मतलब की दोनों हाफ की हाफ प्रोबेबिलिटी सेम है। अगर 3 होते तो तीनों की सेम है, 1/3 1/3 1/3।
क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन बैग 1 हैज चोजन ऑलरेडी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, एक ही बॉल निकाल रहे हैं अपन, है ना, एक ही बॉल निकालना है आपको, सिंपल सी बात है। गेटिंग अ रेड बॉल व्हेन बैग 1 हैज chosen ऑलरेडी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है, इसका आंसर तो बता ही दो। यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर है, इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग वन के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 मतलब बैग 2 के सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। पहले तो आपको बैग सेलेक्ट करना है। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, बोलो क्या पूछा है? बैग 1 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पूछी है जबकि बैग 1 का सिलेक्शन हो चुका given है। बैग 1 ये अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, जैसे तुम्हारी मर्जी हो। डायरेक्ट लिख दो क्योंकि बैग 1 का सिलेक्शन हो ही चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का कुछ लेना देना डायरेक्ट करेंगे तो नहीं है, फॉर्मूला यूज करोगे तो है। तो कितनी हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, या तो फॉर्मूला यूज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन बैग 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, और ये रेड गिवन बैग 1 जो है, ये अब दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपको मल्टीप्लाई करना होता है ना। रेड बॉल बैग 1 में से आने की प्रोबेबिलिटी जो निकाली थी वो तो मल्टीप्लाई करके निकालनी होती है, अदरवाइज डायरेक्ट ही लिख दो यहाँ पे ना। कितना आ जाएगा, 5/30 आई थी ना वो, अपॉन 1/2 5/15 आई होगी शायद। हाँ 30 5/15 आई, इसका आंसर बोल रहा हूँ। 30 आई थी ना, हाँ 15 आई थी। देखो ना, बैग 1 का सिलेक्शन हो चुका है तो 5, ये 5 है, टोटल 15 है। अब एक और Yes, क्वेश्चन sir. लिखता हूँ। ये तो हुआ सीधा तरीका कि आप पहले बैग सेलेक्ट करो फिर रेड बॉल सेलेक्ट करो, कि इसमें दे रखा है कि बैग 1 का सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि आप पहले ही बैग का ही सिलेक्शन करोगे एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन क्या हो अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है ये वाली चीजें तो है जो अपन अभी तक क्लियर कर चुके हैं, अभी तक के जो अपनी नॉलेज है उसके बेस पे निकाल रहे हैं। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर ये देगा तो यही चीज देगा कि कौन से बैग का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि पहले तो बैग का ही सिलेक्शन करना है। लेकिन मान लो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि इफ बॉल ड्रॉन is red, if ball drawn is red, then find the probability, find the probability that it was drawn from bag 1। एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर इसका मीनिंग आप लोग बताना मेरे को। देखो क्वेश्चन है, इफ बॉल ड्रॉन इज रेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, और पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताओ। इसमें ये है कि बॉल जो निकली है वो रेड है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी हाँ। निकालनी कि वो बैग 1 में से निकली है। इसका मतलब आपको जो एक्सपेरिमेंट बाद में हो रहा है बॉल का सिलेक्शन वो तो दे रखा है, जो इवेंट बाद में होनी है वो दे रखी है, ठीक है, रेड बॉल है ऐसा दे रखा है। अब ये कौन से बैग में से ड्रॉ हुई थी ये पूछिए, जबकि इस वाले क्वेश्चन में आपको जो बैग का सिलेक्शन है कि कौन से बैग में है, बैग 1 की या बैग 2 की बात है, वो तो दे रखा था, सीधा ही तरीका था, और ये सिलेक्शन पूछा था, तो ये तो स्ट्रेट ही होगी। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि बॉल जो आई है ना वो तो रेड है।
अब मेरे को ये बताओ कि ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि बेग वन में से आई होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या ये वाला रिया? यस सर, मतलब तो इसमें अपने तुम्हें को नहीं लगता बता है कि रखा है, बस अपने को ये बताना है कि कौन सा बैग में से निकली है, हाँ कौन से उसकी बेग में से निकली है, प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो सीन हो रहा है वो उल्टा हो रहा है कि आपको बॉल पहले दे दी जो बाद में हो रहा है, और उल्टा पूछा है बेग है, तो ये इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ऐसे जो क्वेश्चन है इनको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, कि कैसे निकालोगे जबकि बॉल दे रखी है, अब ये कौन से बेग वन में से आई है या बेग टू में से आई है, बेग वन में से आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है या जो बाद में होने वाली इवेंट है कुल मिला के उसको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उससे पहले वाली इवेंट। तो इसको केस को बोलते हैं अपन रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ये पूछी है, इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी, कि इसने बोला है अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ बेग वन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि वो रेड है ऐसा दे रखा है। ठीक है, यस सर। बोलो। और इसी चीज का सॉल्यूशन जो दिया था वो दिया था बेस है, बेस थ्योरम है, एक मैथमेटिशियन है, इसका जो अपने को सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा बेस थ्योरम से। और बेस थ्योरम कोई नहीं है, बिना बेस थ्योरम पढ़ी है इसका आंसर देखेंगे। नाम से नहीं डरना है, बस उन चीजों को इसलिए पढ़ना होता है कि उनमें से अगर मान लो कुछ क्वेश्चन आ गए डायरेक्ट थ्योरम के स्टेटमेंट में से। इसका जो तरीका बताया था वो बताया था बेस ने, बेस थ्योरम है कि कैसे निकाला जाता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी और स्टेट प्रोबेबिलिटी में समझ में डिफरेंस आ गया होगा कि जो बाद में होने वाली इवेंट है वो दे रखी होती है, तब आपको उससे पहले वाली इवेंट जो है वो बतानी होती है। ठीक है ना, कि जैसे दो क्लास है, दो क्लास में से हर एक स्टूडेंट जो है, हर एक अलग अलग क्लास के अलग अलग पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट बता रखे, क्लास ए में भी और क्लास बी में भी। तो अब एक और तरीका ये है कि मान लो वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है वो क्लास वन का है, तो उसके फेल या पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? देखो ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है क्लास ए और ये है क्लास बी, इसमें जो टोटल 100 स्टूडेंट है इनमें से 70 स्टूडेंट पास हो गए और 30 स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो गए। क्लास बी में 80 स्टूडेंट पास हुए हैं और 20 स्टूडेंट फेल हो गए। तो एक तो आपको मैं ये पूछूं और क्लास का जो सिलेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है अगेन। तो एक तरीका तो ये है कि मैं तुम्हें पूछूं कि जो स्टूडेंट है उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालो जबकि वो क्लास ए में से सिलेक्टेड है। तो ये तो सही तरीका हुआ कि भाई आप पहले से क्लास ही तो सेलेक्ट करोगे, तो ये तो हुई स्ट्रेट प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? बोलो। यस सर। रिवर्स में पूछा होता तो क्या पूछा होता? वो ये पूछा होता कि मान लो जो स्टूडेंट है, सॉरी, हाँ वो अगर मान सर लो रिवर्स में उन्होंने ना पूछा, फेल होने की है ना प्रोबेबिलिटी दे दी होती है और वो बोलता कि कौन सी क्लास में से है, उसकी हाँ प्रोबेबिलिटी अब आपको निकालो। पूछा होता कि उसके क्लास ए में से होने की प्रोबेबिलिटी निकालो जबकि वो स्टूडेंट पास या फेल हो चुका है। तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बाद में होने वाली चीज है वो अगर पहले ही पूछी जाती है और जो पहले होने वाली है वो गिवन, जो सॉरी बाद में होने वाली तो गिवन है और पहले होने वाली पूछी जाती है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। उसी का कंसेप्ट का आंसर अपने को यहाँ मिलेगा। और ये कुछ भी नहीं है, पहले मैं इसका सोल्यूशन ही तुम्हें बता देता हूँ, इसका आंसर ही, ठीक है ना, फिर बाद में तो करेंगे ही सही अपन फॉर्मेलिटी के लिए। इसका आंसर तुम्हें अभी भी पता है, इसको छोड़ते ही नहीं अपन। ये निकालना है तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन R। फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1। ठीक है, बोलो, अरे बोलो, यही होता है फॉर्मूला। ये थोड़ी ना होता आ है। जाएगा ना फिर। सॉरी, हाँ यहाँ पे आर आ रहेगा, आएगा सॉरी ना सॉरी, नीचे। हाँ 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 ठीक है, हाँ। यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है, बोलो। यस सर। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि बेग वन में से आर, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, क्योंकि बेग वन का सिलेक्शन करना है पहले तो, फिर उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/15। 5/15। अपॉन में डिवाइड किससे करना है, ये है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यानी कि 5/15 से। गलत, यही तो है, यहाँ पे जो आर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है, तो अगर इसी, ये जो रेड है वो टोटल प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल आने की, कि रेड बॉल टोटल कितने तरीके से आ सकती है इस केस में?
बैग 1 में से भी आ सकती है। बैग 1 में, अच्छा बैग 1 और बैग 2 दोनों की मिला के हाँ भाई, PR का तो मतलब तो प्लस टोटल 2 प्रोबेबिलिटी हुई ना R की। ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है R की। तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करना होता है कि दो तरीके से आ सकती है। वो दोनों बैग के निकाल के ऐड कर देंगे। हाँ, B1 इंटरसेक्शन R अपॉन एक तो बैग 1 में से आ सकती है प्लस बैग 2 में से आ सकती है। यही तो करते हैं अपन, यस ठीक है। सर। इस इक्वेशन में जहाँ पे नॉर्मली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी नहीं निकल रही है, उसके कितने तरीके हैं, जितने भी पॉसिबल है उन सारों को लिखते हैं, उसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यही वाली है बेस थ्योरम। इसका अपन प्रूफ देखेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें से कुछ चीजें मैं मिटा देता हूँ। ये वाला आंसर तो तुम चाहो तो लिख सकते हो, वरना ये तो अपन प्रूव करेंगे। तो यही है बेस थ्योरम, इसका अपन प्रूफ देखेंगे कि मतलब अगर आपको मान लो रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो जो उसका सॉल्यूशन दिया था, बेस नहीं दिया था, और उनकी बेस इसी के नाम पे बेस थ्योरम। और अब अपन जो चीजें अपन ने देख ली है, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ में आया? टोटल प्रोबेबिलिटी का यस मतलब सर। समझ में आया है यस ना, सर। कि उसके जितने भी तरीके किसी इवेंट के होने के मान लो, तो उसके सारे पॉसिबल तरीके निकाल दो, उसकी प्रोबेबिलिटी का सम जब अपन करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकलने आई। और रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब भी समझ में आ गया, और बेस थ्योरम क्या बताएगी वो भी पता चल गया। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1, यानी कि सबसे पहले मैं टोटल प्रोबेबिलिटी देखेंगे। समझ में आ ही गया है, बस सारी चीजें अपने को 1 बाई 1 देखने हैं, उनके फॉर्मूले देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीके से आ सकते हैं। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरीके से कर लेंगे डायरेक्टली। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सर लोगों ने? ये सब 13.3 के लिए है ना? हाँ, 13.3 के लिए सारी चीजें। 13.4 से तो पूरा ही सीन चेंज है फिर। रैंडम वेरिएबल, वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आएगी फिर। देखो 1 मिनट अपने पास में कितना टाइम है। 1 मिनट, इस चीज को अपन कल करेंगे। एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं तुम्हें, एक अच्छा सा। एक बार जो मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को पढ़ना। वैसे तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन बाद में कर पाते, लेकिन क्योंकि अपन ने काफी सारी चीजें देख ली, तो अभी भी उस क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन दिख रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं दिख रहा क्या मोहित? दिख गया, दिख गया, यस दिख सर। गया। दिख रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं पढ़ देता हूँ इस वाले क्वेश्चन को ना। इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान रखना तुम लोग। ए मैन गेव रेस्पॉन्सिबिलिटी to a gardener to take care of his plant and went outside the town. Probability that, एक बार पहले पूरा रीड आउट कर देता हूँ फिर मीनिंग बता दूंगा। Probability that gardener forget to give water to plant is 1/3. Probability of a plant get withered after giving water is 1/5. And probability of plant get withered without water is 6/7. When owner of the plant returned, he got to know that plant has been withered. Then what is the probability that gardener forget to give water to the plant? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ क्या मतलब है। देखो एक आदमी है जिसने किसी गार्डनर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसके पास में एक प्लांट है, उसकी देखभाल करने के लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी आदमी ने, और वो आउटसाइड द टाउन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे काम की चीजें जो डेटा है, ये तो कहानी है। काम की चीजें ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट गार्डनर प्लांट को पानी देना भूल जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी। गार्डनर फॉरगेट गार्डनर प्लांट को पानी देना भूल जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दैट गार्डनर फॉरगेट टू गिव वाटर कितनी है बोलो? 1/3। 1/3, यानी कि 1/3 टाइम पे वो भूल जाता है और बाकी टाइम याद रखता है। इसका मतलब याद रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी? 3/3। नहीं, शाबाश। नहीं, नहीं।
बोलो मोहित, बताओ 1 minus 1/3। हाँ, तो 2/3 आ जाएगा। यानी कि एक हाँ। आदमी ने अपने पौधे की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी है किसी गार्डनर को, और उस गार्डनर की एक खासियत है कि वो पानी देना भूल जाता है पौधे को। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, यानी कि 33% लग अप्रोक्सीमेट 33% टाइम वो पानी देना भूल जाता है। तो 66.66% वो याद भी रखता है। आगे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट की भी खासियत है। प्लांट भी ऐसा नहीं है कि जब जब पानी दोगे तो जिंदा ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लांट गेट विदर्ड, विदर्ड मतलब सूख जाना होता है, मुरझा जाना है पौधे का, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट गेट विदर्ड आफ्टर गिविंग वाटर, मतलब आप पानी दे रहे हो फिर भी वो मुरझा जाएगा, 1/5। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, पानी देने के बाद भी मुरझा जाने की प्रोबेबिलिटी। यानी कि प्लांट विदर्ड विद वाटर, यानी कि आपने पानी दिया है प्लांट को फिर भी वो मुरझा जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, यानी कि 20% चांस है कि पानी दिया है गार्डनर ने फिर भी प्लांट मुरझा जाता है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? अभी तो कहानी चल रही है। नहीं सर, ये समझ नहीं आया ये कि पानी दिया तो भी मुरझा गया मतलब। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी है, मान लो किसी पौधे को तुम पानी दे रहे हो तो वो बचा ही रहे, ऐसा हो सकता है ना कि कोई कुछ केस रहे हो जिसमें भी हो सकता है कि वो सूख जाए, हो सकता है ना। तो नॉर्मल सी बात है, इसने दे रखी तो अपन कंसिडर करते हैं। बोलो, यस सर। इसने दे रखा है तो अपने को मान के चलना है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट गेट विदर्ड मतलब प्लांट सूख जाता है पानी देने के बाद में भी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो पानी देने के बाद में पौधे के सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 minus 1/5। पानी देने के बाद में पौधा बच जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, है ना। यानी कि 80% चांस है कि पानी देने के बाद में वो बच जाएगा, और 20% चांस है कि पानी देने के बाद में भी पौधा मर जाएगा। बेसिक सी चीज है ना। अब आगे इसने कुछ और बोला है। हाँ, और प्लांट गेट विदर्ड विदाउट वाटर, बिना पानी के पौधा मर जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 6/7। इसको कहानी को समझ लो जैसे तैसे करके, क्वेश्चन काफी अच्छा है। प्लांट गेट विदर्ड विदाउट वाटर, तो ऑब्वियस सी बात है बिना पानी के मरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अरे सो तो नहीं गए? नहीं सर। तो प्लांट विदर्ड विदाउट वाटर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बिना पानी के मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 पौधे के by मुरझा जाने की? 7। 6/7। 6 और by ऑब्वियस सी 7। बात है ये तो ज्यादा होगी सही, ठीक है ना। यानी कि 7 टाइम्स में से 6 टाइम वो मुरझा जाता है पानी नहीं देने में, बिना पानी के तो ज्यादा चांसेस होगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सरवाइव कर जाए? पानी 1 बिना by बिना दिए 7। भी बच जाता है। यानी कि 1/7 टाइम ऐसा भी होता है कि जब उसको पानी नहीं भी देगा तब भी वो बच जाएगा। नॉट विदर्ड विदाउट वाटर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7। ठीक है। अब यहां तक की कहानी समझ में आ गई कि आप लोगों को मैं वापस से बता दूं, एक कोई ओनर है प्लांट का जिसने एक गार्डनर को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। गार्डनर की खासियत है कि वो पानी देना भूल जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। याद रखने की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। अब पौधे के साथ में दो चीजें हो सकती है, पानी देने के बाद में भी मुरझा जाए, है ना। तो पानी देने के बाद में मुरझा जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, और बिना पानी के मुरझा जाने की उसकी प्रोबेबिलिटी है 6/7। ये तो बेसिक सी चीज है, बिना पानी के ज्यादा चांस होंगे उसके मुरझा जाने के। अब क्या होता है, वेन ओनर ऑफ द प्लांट रिटर्न, अब समझना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या निकालना चाह रहा है। वेन ओनर ऑफ द प्लांट रिटर्न, जब वापस आया, ही गॉट टू नो दैट प्लांट हैज बीन विदर्ड, क्या हुआ है? बोलो बोलो। कि गार्डनर जो है वो मतलब पानी देना भूल गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अरे क्या होगी? हाँ, अपने को ये दे रखा है कि पौधा मर चुका है। जब वो वापस आया तो उसने देखा ही गॉट टू नो दैट प्लांट हैज बीन विदर्ड। हाँ मतलब वो कैसे मरा, मतलब किस प्रोबेबिलिटी से मरा वो, मतलब उसको हाँ तो पानी अब नहीं उस दिया तो वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ हाँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, अपन बोर्ड पे आ जाते हैं। सारी चीजें मैंने डेटा लिख ली, इस चीज को लिख देता हूँ क्या पूछना चाह रहा है वो। गो टू नो दैट सर प्लांट हैज बीन विदर्ड। सर हाँ बोलो। एक बार क्वेश्चन को पूरा दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना है इस क्वेश्चन का। एक मिनट रुको, जो निकालना है वो लिख देता हूँ मैं। प्लांट
मर चुका है, मुरझा चुका है, इसकी ये दे रखा है, प्लांट ही गोट टू नो दैट प्लांट हैज बीन विदर्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गार्डनर फॉरगेट टू गिव वाटर, गार्डनर भूल गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, ठीक है ना। इसको मैं छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, लो हो गया, बोलो जल्दी। Yes, sir. और ये वाला क्वेश्चन केवल क्वेश्चन ही लंबा है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसका पता अब चल जाएगा अपने को, हटा रहा हूँ इस चीज को मैं। मोहित क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है, चलो इसको बंद करता हूँ। देखो दिख रहा है, बोर्ड पे दिख रहा है तुम्हें? Yes, sir. जो डेटा है वो मैंने लिख लिया है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बता देता हूँ। ये है P फॉरगेट, मतलब वो पानी देना भूल जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। T रिमेंबर, यानी कि वो याद रखता है पानी देना, पानी देना याद रखेगा तो पानी देगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 2/3 है। और यहाँ पे लिखा है प्लांट गेट विदर्ड विद वाटर, यानी कि पानी देने के बाद में भी पौधा मुरझा जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। और प्लांट नॉट विदर्ड, यानी कि सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइव्ड भी लिख सकते हैं इसकी जगह, लेकिन ताकि रिलेट कर पाए इसलिए लिख रहा हूँ, नॉट विदर्ड विद वाटर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बची? 4/5। इधर अपन ने लिखा है प्लांट विदर्ड विदाउट वाटर, बिना पानी के पानी जो पौधा है वो सूख जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 6/7 है। और प्लांट नॉट विदर्ड विदाउट वाटर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो इसने पूछा है कि जब वो उसका ओनर आया तो उसने देखा कि पौधा तो मुरझा चुका है, यानी कि ये इवेंट तो हो चुकी है, प्लांट गॉट विदर्ड। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गार्डनर है वो पानी देना भूल गया था? भाई उसको ब्लेम करेगा कि तू पानी नहीं दिया था इसलिए मरा था, वो झूठ बोलेगा कि मैंने तो पानी दिया था फिर भी मर गया था। तो ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं, कितने चांसेस है कि पौधा मुरझा चुका है लेकिन वो पानी देना भूल गया था, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को। तो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, यही निकालना है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इसमें लगा दो फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरगेट इंटरसेक्शन विदर्ड Upon probability of without. अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ विदर्ड। अब जो ऊपर है और जो नीचे लिखा हुआ है उसकी बात समझते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो है कि जब भूल जाता है फिर वो मर जाता है, तब की प्रोबेबिलिटी। और नीचे जो सूख जाता है ना पौधा, सूख देंगे कितने तरीके, पौधा कितने तरीके से सूख रहा है यहाँ पे, पानी देने पे भी सूख रहा है और पानी नहीं देने पे भी सूख रहा है, हाँ, दोनों पे। है ना। यानी कि वो पानी देना भूल गया, फिर पानी पौधा सूख गया। जब पानी देना भूल गया, एक बात समझना, जब वो पानी देना भूल गया है तो पौधा किस प्रोबेबिलिटी से मरेगा? जब वो पानी देना भूल गया है तब पौधा किस प्रोबेबिलिटी से मरेगा? इस वाली प्रोबेबिलिटी से या इस वाली प्रोबेबिलिटी से? बोलो। एक बार और बोलना सर। देखो मैं लिख देता हूँ पहले, क्या यहाँ पे इसको प्रॉपर लिख देता हूँ। यानी कि पौधे के सूखने के दो तरीके हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपको निकली पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरगेट इंटरसेक्शन विदर्ड, यानी कि भूलने पे पौधे के मुरझाने की प्रोबेबिलिटी अपॉन विदर्ड। ये दो चांस है, पौधा दो तरीके से मुरझा सकता है। एक तो है कि जब वो पानी देना भूल गया हो और फिर पौधा मुरझा गया हो, और बट ऐसा भी तो हो रहा है कि पानी दे रहा है फिर भी मुरझा रहा है, तो वो भी एक चांस है। यानी कि उसके पौधे के सूखने के दो तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ही रिमेंबर, यानी कि उसने पानी दिया है, रिमेंबर है इसका मतलब पानी दिया है, और फिर वो पौधा मुरझा गया, विदर्ड। बोलो ये कहानी आई समझ में आप लोगों को? जो मैंने नीचे लिखा है Yes, sir. कि पौधा दो तरीके से मुरझा सकता है, पानी देने पे भी और पानी नहीं देने पे भी। पानी नहीं देने पे मुरझा रहा है, इसका मतलब वो पानी देना भूल गया था, तभी तो नहीं दिया होगा उसने पानी। तो फॉरगेट इंटरसेक्शन विदर्ड। और एक रिमेंबर, यानी कि पौधे को पानी तो दिया है इसने फिर भी वो मुरझा गया। अब इसकी चीजों को अपन और एक और चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि उसका भूलना और पौधे का मुरझाना, ये इंटरसेक्शन है, सॉरी ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है सारी की सारी, ठीक है ना, यहाँ दिख ही रहा है इससे। तो जब मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी फॉरगेट इंटरसेक्शन विदर्ड, तो पहले मेरे को निकालनी है फॉरगेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉरगेट, और फिर पानी नहीं देने पे मर जाए। फॉरगेट की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/3. 1/3 इंटू फॉरगेट मतलब उसने पानी नहीं दिया है, और जब पानी नहीं दिया है तो उसके क्या 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 प्रोबेबिलिटी है उसके मुरझाने की? बोलो।
6/7. विदाउट वाटर है ना, तो विदाउट वाटर का मतलब हो गया 6/7 अपन नीचे जो है एक बार तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 6/7 और साथ साथ में है उसमें याद रखा है फिर यहाँ रिमेम्बर 2/3 into सर 2/3 into 1/5. 2/3 इंटू 1/5। 1/5. अब इसका ये आंसर निकालना है अपने को, यही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो इसने पूछी है, ठीक है ना। यही होगा आंसर. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और ये वाला क्वेश्चन वापस से ट्राई करना एक बार। और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेस थ्योरम के और टोटल प्रोबेबिलिटी के, मतलब बेस थ्योरम में भी टोटल प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे वो तो अपन ने सीख लिया, अब किस तरीके से बेस थ्योरम आई होगी उसको अपन देखेंगे कल। अगर तुम लोग अब चाहो तो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो इसी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा कल, ठीक है। Yes sir. चलो क्लास एंड करता हूँ। इसको वापस से पढ़ना एक बार। Okay sir. वापस से ट्राई करना, अगर समझ में नहीं आया तो पूछना, वैसे ज्यादा कुछ समझने का था नहीं है ना, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। चलो।